औरंगजेब बनाम आरएसएस, किसकी होगी कार सेवा। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है कि औरंगजेब है एक तरफ, दूसरी तरफ आरएसएस है। अब इसमें कार सेवा किसकी होगी? कार सेवा इस मायने में कि औरंगजेब की जो कब्र है, उस कब्र को उखाड़ने की, जो कार सेवा करने की जो वीएचपी ने, यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, जो आरएसएस के ही संगठन है, उन्होंने ऐलान किया है और इन चीजों की कोशिश कर रहे हैं, देश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस है, वो ये कह रहा है कि आज के इस दौर में औरंगजेब की कोई प्रासंगिकता नहीं है, जो भी हिंसा हो वो गलत है, ये आरएसएस का कहना है। तो इसमें कार सेवा किसकी होगी? आरएसएस की होगी या औरंगजेब की? इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस मुद्दे के अंदर हम कुछ और चीजें भी, कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रम है वो भी बताने की कोशिश करेंगे, और इसमें जो भी चीज बताई जाएंगी उस पर आगे और भी एपिसोड बनाएंगे, चाहे वो औरंगजेब पे हो, चाहे आरएसएस पे हो, या आरएसएस की जो अंदरूनी राजनीति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के, या यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के, या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर के। ये जो अंदरूनी जो आरएसएस की, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है, जो उसमें कई पेच हैं, उनको कुछ बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन पे और भी एपिसोड बनाएंगे। तो अगले एपिसोड इन मुद्दों के हमारे आए, उसमें भी आप इन चीजों को देखिए। तो औरंगजेब और आरएसएस, जैसा कि सबको मालूम है, हमने पहले भी एक एपिसोड बनाया था कि औरंगजेब है, उसने करीब 50 साल भारत पे शासन किया। मुगलिया सल्तनत के एक बहुत बड़े बादशाह थे, भारत को सबसे बड़ा रकबा देने वाले, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल पैदा करने वाले, देश को उस जमाने में औरंगजेब के काल में विश्व की 25% इकोनॉमी बनाने वाले, यानी देश के अंदर बहुत कुछ चीजें देने वाले औरंगजेब आलमगीर जो बादशाह हुए हैं मुगलिया सल्तनत के। लेकिन उनके दौर में की जो कुछ कमियां हैं, कमियां हर शासक में रहती हैं। आज के जो शासक हैं उनके शासन में भी कमियां हैं। आज के शासक भी अच्छा काम कर रहे हैं, और आज के शासकों से बुरे काम भी होते हैं। कुछ बुरे काम ऐसे होते हैं जो अनजाने में किए जाते हैं, हो जाते हैं, और कुछ बुरे काम ऐसे होते हैं जो जानबूझ करके किए जाते हैं। तो ये चीजें औरंगजेब के शासन में भी, अन्य तमाम तर शासक रहे हैं, उनके दौर में भी ऐसी चीजें रही हैं। मुद्दा ये नहीं है कि औरंगजेब का शासन कैसा था, इनके ऊपर हमने पहले भी एक एपिसोड बनाया है और भी बनाएंगे। बात यह है कि जो औरंगजेब को लेकर के जो आरएसएस और आरएसएस के संगठन हैं, वो असल चाहते क्या हैं, और चाहते यही हैं कि औरंगजेब को लेकर के या किसी भी चीज को लेकर के जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, उसकी खाई को और ज्यादा चौड़ा किया जाए, ताकि आसानी से वोट मिले और आसानी से शासन चलाया जा सके। जनता है वो रोटी रोजी की कोई बात नहीं करे, नौकरियों की कोई बात नहीं करे, पेपर लीक की कोई बात नहीं करे, भर्तियों की कोई बात नहीं करे, कहीं किसी चीज की कोई बात नहीं करे। सिर्फ औरंगजेब, बाबर, मुगल, इन चीजों को लेकर के जनता उलझी रहे। तो ये जो सारे मुद्दे, तो इसमें कार सेवा किसकी होगी? औरंगजेब 1707 में उनका इंतकाल हो गया। वो औरंगाबाद के पास में खुल्दाबाद में वो उनकी कब्र है। तो उनकी क्या कार सेवा होनी है? अगर कोई उनकी कब्र को उखाड़ भी देता है भीड़ ले जा करके, और ऐसा कोई असंभव इसलिए नहीं है कि देश ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है कि आरएसएस की पूरी, या भारतीय जनता पार्टी की पूरी करनी, पूरा एक बनाना देश में माहौल, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर के जो बनाया गया था, कार सेवा हुई थी, और 6 दिसंबर 1992 को पूरी दुनिया ने देखा। दिन के उजाले में आरएसएस की पूरी लॉबी ने बाबरी मस्जिद को का विध्वंस कर दिया, उसको ढा दिया, ये सब ने देखा। तब भारत के जो प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था, नरसिम्हा राव, उन्होंने कहा था, जो उनका भी बहुत सा रोल बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस कराने में नरसिम्हा राव का भी हाथ था, उस पर भी कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि एक काला दिवस हुआ है, हम वादा करते हैं कि बाबरी मस्जिद उसी जगह बनाई जाएगी, देश को और जो मुस्लिम समुदाय है उसको सब्र से काम लेना चाहिए, संतोष से काम लेना चाहिए। नरसिम्हा राव ने उस वक्त बहुत बातें कही थी।
पूरा देश सकते में आ गया था। तो ये जो कार सेवा नाम की जो चीज होती है, तो जब बाबरी मस्जिद के लिए हो गई 1992 में, तो औरंगाबाद के पास में जो कब्र है औरंगजेब की, उसके लेकर के भी हो सकती है, यानी उस कब्र को भी उखाड़ा जा सकता है। लेकिन ये चीजें क्यों हो रही हैं वो भी हमने बताया, कि सिर्फ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए सियासी रोटी सेकने के लिए। अब जब औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की बात आई, तो उसके लिए नागपुर के अंदर भी जो झगड़ा फसाद हुआ, उसमें काफी पुलिस वाले भी जख्मी हुए और भी लोग जख्मी हुए। हिंसा किसी की तरफ से भी हो वो गलत है, चाहे कोई भी जाति का आदमी करे, कोई भी धर्म का आदमी करे, किसी भी मुद्दे को लेकर के करे। हिंसा कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है वो एक अलग प्लेटफॉर्म होता है कि आदमी बैठ करके बात करे, कहीं कोई विवाद है तो उसको सुलझाने की कोशिश करे। लेकिन उग्र हो जाएं, आंदोलन करें, उसमें हिंसात्मक पूरा रोल करके पुलिस वालों के साथ, जनता के साथ, या जो भी मारपीट करें, ये एक समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन नागपुर में जो हुआ उसके पीछे भी जो बताया ये जा रहा है कि जो लोग औरंगजेब को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, या कोई पुतला दहन कर रहे थे, या जो भी कर रहे थे, वो लोग कौन थे? वो लोग वीएचपी और बजरंग दल, इन लोगों से संबंधित थे। तो वो लोग जो भी कर रहे थे उसमें बताया जा रहा है कि कोई जो चादर वगैरह जिसको भी जलाई गई, उसके ऊपर कुरान की आयतें वगैरह कुछ लिखी हुई थी, और उन चीज़ों को लेकर के अफवाहें फैली। कितनी सही है बात, कितनी नहीं है, इसकी हम कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन उस चीज़ को लेकर जो अफवाह फैली, उससे सामने वाला ग्रुप, यानी जो मुस्लिम ग्रुप है, वो भड़क गया और वहाँ हिंसा हो गई। तो ये नागपुर में हुआ। लेकिन अगर ये पूरा घटनाक्रम देखें तो नागपुर यानी महाराष्ट्र के अंदर लगातार जो मंत्री हैं सरकार के, एनडीए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें एक मंत्री है, वो ऐसे बयान लगातार दे रहे थे, कुछ विधायक दे रहे थे, स्थानीय नेता दे रहे थे, खुद मुख्यमंत्री फडणवीस हैं वो ऐसी ही बातें कर रहे थे। यानी आग में जो घी डालने वाली बातें वहां के मंत्री, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के विधायक, वहां के नेता कर रहे थे। अगर उत्तर प्रदेश में जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी ऐसे मुद्दों को लेकर के आग में घी डालने वाली बातें करते रहते हैं, और कुछ और नेता हैं वो भी करते रहते हैं। तो ये जो सारे जो घटनाक्रम जो हो रहे हैं वो एक सियासी रोटी सेकने के लिए जो हो रहे हैं। इस बीच तो होली का त्योहार गया, रमजान का महीना चल रहा है, तो धुलंडी यानी होली के दूसरा दिन था, उस दिन जुमे का था। तो देश में तब भी एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, पूरा एक खौफ का माहौल बनाने की, कि भाई उसी दिन धुलंडी है, उसी दिन जुमा है, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पूरे देश ने देखा कि धुलंडी भी खैरियत से मनाई गई और जुमे की नमाज भी खैरियत से पढ़ी गई। ये हमारे देश की बहुत बड़ी ताकत है, ये गंगा जमनी तहजीब की बहुत बड़ी ताकत है, ये मिलीजुली संस्कृति की बहुत बड़ी ताकत है, कि जिन लोगों ने जुमा और होली रमजान को लेकर के जो हुड़दंग मचाने की कोशिश की वो कामयाब नहीं हुए। कहीं कोई छोटी मोटी घटनाएं हो गई होंगी, वो अलग बात है, लेकिन लोगों ने देखा कि दरगाहों के अंदर लोगों ने जुमे की नमाज भी पढ़ी, एक दूसरे के फूल और रंग बरसा करके होली भी खेली। ये भी लोगों ने देखा कि ये बड़ा अच्छा माहौल देश का धुलंडी होली और जुमे का जो हुआ, यानी सब कुछ खैरियत से निपट गया, यानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी जो लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस नफरती कार सेवा में लगे हुए हैं, उनकी जो काट की हांडी थी वो होली, जुमा और रमजान इनके लेकर के नहीं चढ़ पाई। अब उन्हीं दिनों एक छोटा मोटा जो हुड़दंग है वो जयपुर में भी हुआ, कि कुछ मुस्लिम लड़के हैं वो जो बाइक पे बैठ करके सुबह सुबह और नारेबाजी करते हुए हुड़दंग मचाने की कोशिश की, उसमें कुछ गिरफ्तार भी हुए। ये तो ये बात भी भाई ऐसा नहीं है कि जो आरएसएस है वो जो चाह रहा है, या आरएसएस से जुड़े हुए जो संगठन है जो चाह रहे हैं हुड़दंग मचाना, देश में एक अराजकता का माहौल पैदा करना, सांप्रदायिक खाई को बढ़ाना, वो चाह रहे हैं। तो सामने भी जो मुस्लिम समुदाय में भी देखिए, पूरी जिम्मेदारी से हम कह रहे हैं कि यहाँ भी हुड़दंगी लोग हैं, और वो चीजें जयपुर के अंदर हुई कि जो हुड़दंग मचाने की कोशिश हुई। तो क्यों भाई, आप नमाज पढ़ने जा रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप आराम से जाइए, आराम से आइए। 20, 30, 50 लोग रात को या सुबह हुड़दंग मचाने की कोशिश करें, नारे लगाते हैं, तो ये इजाजत आपको किसने दी?
जब आप आरएसएस को गलत कह रहे हो, जब सामने वाले दूसरे संगठनों को गलत कह रहे हो, तो ये इजाजत आपको किसने दी? तो कानून के राज का जो सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान न तो जो मुस्लिम जिन लोगों ने मुस्लिम हैं, जो उन्होंने हुड़दंग मचाने की कोशिश की जयपुर में या और कहीं, उन्होंने भी ऐसा कभी नहीं सोचा इसके बारे में। तो इस बारे में भी जो मुस्लिम समाज के जिम्मेदार हैं, उन लोगों को, चाहे वो मस्जिदों के इमाम हों, चाहे तंजीमों के जिम्मेदार हों, या मुस्लिम पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हों, उनको आगे आकर के इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए, पैरवी करनी चाहिए, अपने अपने इलाके में, मोहल्ले में इस बात को समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि मुस्लिम लड़के जो रात को हुड़दंग मचाते हैं, बाइकों पे चढ़ करके सुबह अर्ली मॉर्निंग हुड़दंग मचाने की कोशिश करते हैं, कहीं भी करें, चाहे संख्या में कमी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। अब बात जो वापस उसी कार सेवा पर आए कि कार सेवा किसकी होगी, तो होली के ऊपर देखा सबने, जुमे के दिन देखा सबने, जो होली और जुमा साथ साथ गए, देखा सबने कि उसमें पूरी तरह से आरएसएस लॉबी की, भारत की 140 करोड़ लोगों ने कार सेवा की। यानी जुमा भी खैरियत से पढ़ा गया और होली भी खैरियत से मनाई गई। यानी जो आरएसएस और आरएसएस की लॉबी और जो संगठन हैं, जिन्होंने नफरत की हांडी चढ़ाने की कोशिश की होली और जुमे के नाम पर, वो जनता ने नहीं चढ़ने दी। ये हमारे देश की ताकत है। यानी पूरी तरह से वहां कार सेवा किसकी हुई? आरएसएस की कार सेवा हुई। अब जो बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ, फडणवीस, वसुंधरा राजे, आरएसएस, अमित शाह, यानी देश के अंदर एक चीज और चल रही है, अंदर खाने आरएसएस के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर पूरी तरह से एक जूतम पेजार चल रही है। जूतन पेजार इस बात की चल रही है कि 75 साल कुछ महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे होने वाले हैं। एक लोग ये चाह रही है कि मोदी ने खुद ही 75 साल का फार्मूला बनाया था रिटायरमेंट का, तो 75 साल होने वाले हैं तो मोदी को रिटायर हो जाना चाहिए। और कौन बने, तो और कौन बने में जो खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो भी अंदर खाने पूरी तरह प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो भी दावेदार हैं। आरएसएस ने उनकी भी पीठ पे हाथ रख रखा है। और साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसका मुद्दा लंबे टाइम से चल रहा है कि वो किसको बनाया जाए, उसके ऊपर भी अंदर खाने बीजेपी और आरएसएस के अंदर जम करके खींचतान हो रही है। ऐसी खबरें हैं वो अंदर से आ रही हैं। इसके अंदर वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका भी नाम चल रहा था कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब बीच में फडणवीस का भी नाम चला, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि उनको वहां से हटाने की भी कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ हैं, उनको भी बनाने की जो बात हो रही थी। बीच में अभी राजनाथ सिंह जी जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, उनका भी जो नाम चला कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और प्रधानमंत्री कौन होगा, यानी नरेंद्र मोदी 75 साल के होंगे तो इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या अगला चुनाव 29 का होगा तो प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, इन चीजों को लेकर के भी आरएसएस और बीजेपी में अंदर खाने जम करके खींचतान जो चल रही है। तो इसके अंदर भी जो कार सेवा किसकी हो रही है कि एक आइडियोलॉजी जो ये कह रही है कि भाई हम इस देश की सेवा के लिए, इस देश को बिल्कुल सुखी संपन्न बनाने के लिए हम हमारी तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सामने सबके है कि प्रधानमंत्री के ओहदे को लेकर के, मुख्यमंत्री के ओहदे को लेकर के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ओहदे को लेकर के पूरी तरह से अंदर खाने खींचतान और जुतम पेजार चल रही है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तो वहां भी कहीं ना कहीं जो आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी की जो कार्य सेवा हो रही है, वो इसलिए कि आरएसएस है वो एक व्यक्तिवाद की बात नहीं करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी की जो 10-11 साल से सरकार चल रही है, वहां एक व्यक्तिवाद है। यानी उनके अलावा कोई भी नहीं है। जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो नाम के हैं, वो मीटिंगों में आते हैं, लेकिन चलती किसी की नहीं है, चलती सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और गृह मंत्री अमित शाह की सरकार में चलती है, सबको मालूम है। और आरएसएस की ऐसी विचारधारा नहीं है। आरएसएस चाहता है कि मिलजुल करके गवर्नमेंट चलाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तो वहां भी जो कार्य सेवा हो रही है, औरंगजेब के नाम पे भी जो कार्य सेवा हुई है वो भी आरएसएस की हुई है। और जो पार्टी के अंदर और सत्ता के अंदर जो हो रही है कार्य सेवा, भी अंदर खाने आरएसएस की ही हो रही है। अब बात करें कि जो औरंगजेब को की कब्र को वापस जो हटाने वाली बात है, तो वीएचपी और बजरंग दल जो आरएसएस के संगठन है, वो कार्य सेवा करने की बात कर रहे हैं कि हम औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की कार्य सेवा करेंगे। और आरएसएस कह रहा है कि आज के इस दौर में औरंगजेब कोई प्रासंगिक नहीं है, यानी उस पर चर्चा करना कोई जरूरी नहीं है। औरंगजेब था तो था, हो तो चला गया। लेकिन एक चीज है कि किसी भी देश के इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता।
आप औरंगजेब को कभी भी भारत के इतिहास से निकाल नहीं सकते, क्योंकि औरंगजेब एक ऐसे शख्स का नाम है जिसने भारत पे 50 साल शासन किया था। भारत की उस टाइम की जीडीपी को 25% बना करके दिखाया था। भारत को सबसे बड़ा रकबा शेप दे करके औरंगजेब गया था दुनिया से। तो औरंगजेब को हिस्ट्री से नहीं हटाया जा सकता, बाबर को हिस्ट्री से नहीं हटाया जा सकता, पृथ्वीराज चौहान को हिस्ट्री से नहीं हटाया जा सकता, महाराणा प्रताप और अकबर को नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह जो राजस्थान की जो मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, जिनके दादा परदादा जय सिंह जी, मान सिंह जी, इनको भी हिस्ट्री से नहीं हटाया जा सकता कि ये लोग मुगलिया सल्तनत में बड़े बड़े ओहदों पे ये कार्यरत थे, बड़े बड़े युद्ध लड़े, जमीनें जीती। और सामने जो राजा रजवाड़े थे वो कौन थे? वो ज्यादातर हिंदू राजा रजवाड़े थे। उनके खिलाफ इन्होंने युद्ध लड़े। किसके लिए लड़े? मुगलों के लिए लड़े। ये सबको पता है। तो इतिहास से दिया कुमारी जी के जो परिवार है उसको भी हटाया नहीं जा सकता। अब जो बात करें कि जो औरंगजेब की कब्र, भाई आप औरंगजेब की कब्र को ही क्यों उखाड़ना चाह रहे हो? जब जिस औरंगजेब की कब्र का क्या खौफ है? और फिर उखाड़ना तो उखाड़ दीजिए ना। जब महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र का मंत्री है एक, और महाराष्ट्र के कुछ विधायक है जो माहौल बना रहे हैं, तो उखाड़ देना चाहिए ना कब्र को। लेकिन जब औरंगजेब की कब्र को उखाड़ रहे हैं तो आपको फिर अंग्रेजों तक भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज तो औरंगजेब के बाद में आए थे। अंग्रेजों ने जो पुरानी पार्लियामेंट है वो भारत में बनाई, राष्ट्रपति भवन बनाया, और भी बहुत चीजें बनाई हैं, तो उन सब चीजों को ढा देना चाहिए। बात अगर हो रहे तो मुगलिया सल्तनत के दौर में बने लाल किला है, जहां से हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं लाल किले की प्राचीर से, तो लाल किले को भी फिर ढा देना चाहिए। ताजमहल, जिसकी वजह से भारत की एक बहुत बड़ी शान और शौकत है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया से टूरिस्ट उसको देखने के लिए आते हैं, फिर उस ताजमहल को भी ढा देना चाहिए। वो भी मुगलों ने बनाया था। और अगर और बात करें पहले जाकर के, तो सल्तनत काल के दौर में जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में जो कुतुब मीनार बनी थी, फिर उसको भी ढा देना चाहिए। यानी अगर आप कहां तक जाओगे, किस किस चीज को ढाओगे? जब औरंगजेब की कब्र को ढाना, तो इन चीजों को भी ढा देना चाहिए फिर। लेकिन ये कुछ भी नहीं ढाई जा सकती, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, एक सियासी चीजें हैं कि कैसे भी करके नफरत की खाई को बढ़ाया जाए और सियासत की जाए। रोटी रोजगार का कोई मुद्दा नहीं हो, पेपर लीक का कोई मुद्दा नहीं हो, बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं हो, कोई सड़क का, बिजली का, पानी का, पुल का कोई मुद्दा नहीं हो। आप रेल को देखिए, रेल के स्टेशन पे जनरल डिब्बों में कैसे खचाखच लोग भरे रहते हैं, जानवरों की तरह लोगों को ठूसा जाता है। क्यों? क्या रेलें ज्यादा नहीं चल सकती? डिब्बे ज्यादा नहीं लग सकते? लग सकते हैं, लेकिन उसकी आवाज कौन उठाए? आप यूनिवर्सिटी देखो, कॉलेज देखो, वहां टाइम पे टीचर नहीं आते हैं, टीचर हैं भी नहीं, एग्जाम टाइम पे नहीं होते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का क्या हाल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चर्चा कौन करे? किसी को जरूरत नहीं है। सबको औरंगजेब की जरूरत है, सबको सालार गाजी एक मुद्दा नया संबल को लेकर के छिड़ा, सबको उनकी जरूरत है। उनकी कब्रें उखाड़नी है, उनकी दरगाहों को उखाड़नी है, उनकी नेम प्लेट को उखाड़नी है, सबको छावा जैसी फिल्मों को देख करके अपने दिल में नफरत पैदा करनी है। देश को किधर ले जाया जा रहा है? फिर हम कह रहे हैं कि कार सेवा किसी की नहीं हो रही है, कार सेवा खुद आरएसएस और आरएसएस की आइडियोलॉजी की हो रही है। देश ने देखा है होली जुमे के वक्त कि शांति से, सद्भाव से जुमा भी पढ़ा गया और होली भी उस दिन मनाई गई। हम इन मुद्दों पे और भी एपिसोड बनाएंगे, चाहे वो औरंगजेब के मुद्दे हों, आरएसएस के मुद्दे हों, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति हो, तो हमारे अगले एपिसोड हैं वो आप और देखते रहिए। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।